बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर शाह के साथ सहाफ़ियों की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का अहवाल आपको बताएंगे। इस मुलाकात में क्या सवालात हुए, क्या बातचीत हुई, जस्टिस मंसूर शाह और सहाफ़ियों के माबैन क्या गपशप हुई, ये सारी डिटेल इस खबर की आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया है, इस पहली समाअत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। और कोर कमेटी के इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी फ़ैसला लेने के हवाले से मुश्किल में फंस गई है या मुश्किल का शिकार हो गई है। तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के इजलास में 6 मई के समाअत को लेकर क्या डिस्कशन हुई, क्या बहस व मुबाहसा हुआ, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इसी खबर से मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो ख़बर है, अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कमोबेश कोई 9 माह के बाद 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला आया था और फैसले के 3 दिन के बाद पहली जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो मुस्तनविक नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। और मजमूई तौर पे अगर हम देखें कि जो दरख्वास्तें 6 मई को 13 रुकनी लार्जर बेंच के सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लगी हुई हैं, उसमें एक नून लीग की नज़रसानी की दरख्वास्त है जिसमें उनके वकील हारिस अजमत हैं। पीपल्स पार्टी की नज़रसानी की दरख्वास्त है जिसमें उनके वकील फ़ारूक एच नाइक हैं। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त है जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक मुतफरिक दरख्वास्त है जिसमें उनके वकील तैमूर असलम खान हैं। कमल शोज़ब की एक कंटेम्प्ट की दरख्वास्त है कि 12 जुलाई के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की, तो इसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट की जाए। तो कमल शोज़ब की दरख्वास्त में जो वकील हैं वो सलमान अकरम राजा हैं। मजमूई तौर पर 8 दरख्वास्तें 12 जुलाई के फैसले के हवाले से हैं, नज़रसानी के हवाले से हैं और एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास होता है। ये समाअत की जो कॉज लिस्ट है 6 मई की सामने आने के बाद, अब कोर कमेटी के इजलास में जो अक्सरियत PTI के अरकान हैं उनकी तरफ से ये राय सामने आई कि हमें इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें इस प्रोसीडिंग का बायकॉट करना चाहिए। यहाँ पे आप देखने वालों को बताता जाऊँ कि इससे पहले जब ये नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो रही थी तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से यही बात कह रही थी, ये इस्तदा कर रही थी कि वो नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाई जाएँ। अब जब नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं तो PTI की कोर कमेटी की अक्सरियत कह रही है कि हमें इस प्रोसीडिंग का बायकॉट करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे PTI के रहनुमा थे कोर कमेटी के जिनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, हमें जाके इस केस को परसू करना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए और अपना जो केस है, अपना जो मौक़िफ़ है वो बेंच के सामने रखना चाहिए। और 13 रुकनी बेंच पर एतराज़ के हवाले से भी कोर कमेटी के इजलास में बात हुई, लेकिन कोई हतमी तौर पर फ़ैसला नहीं हो सका कि जाना है नहीं जाना, और अगर जाना है तो बेंच पे एतराज़ उठाना है या बेंच पे एतराज़ नहीं उठाना। अब बेंच पे एतराज़ वाली नाज़रीन क्या बात है, उस पर आने से पहले ये आपको बताते चलें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं करती तब तो ठीक, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ, क्योंकि आज भी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास होना है, लेकिन अगर PTI इस 6 मई की अदालती कार्रवाई के बायकॉट का फैसला करती है तो इस सूरत में जो भी एक प्रोसीजर, जो एक तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक 13 रुकनी बेंच अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, नोटिस करेगा, फिर नोटिस करेगा, नहीं आते तो फिर ये हो सकता है कि पब्लिक नोटिस किया जाए, और पब्लिक नोटिस पर भी पेश नहीं होते तो फिर एक्स पार्टी इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ा के जो लॉ अफसरान हैं, सूबों के जो एडवोकेट जनरल्स हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो सियासी जमातों के वकला हैं, उनको सुनने के बाद इस केस का फ़ैसला जो है वो कर दिया जाएगा। अब आप खुद ये देख लें कि जो पार्लियामेंट है, चाहे वो नेशनल असम्बली है, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हैं, इस केस में मखसूस नशिस्तों का हतमी फ़ैसला ना होने की वजह से, क्योंकि नज़रसानी पेंडिंग है, इसका मतलब है कि केस अभी सब जुडिस है, तो वो पार्लियामेंट भी नामुकम्मल है और सूबाई असम्बलियाँ भी नामुकम्मल पड़ी हुई हैं और 1 साल से ज़्यादा
जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है उसको 1 साल से ज़्यादा जो है वो गुजर चुका है। तो अब जो बेंच की बात हो रही है, तो बेंच की अगर हम बात करें तो पहले जो 13 रुकनी बेंच था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब, जस्टिस शाहिद वही साहब और चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब, ये 5 जज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नामजद ना होने की वजह से बेंच का हिस्सा 13 रुकनी बेंच में शामिल नहीं है। काजी फायसा साहब जो कि 13 रुकनी बेंच के 12 जुलाई के फैसले के सरबराह थे, वो चूँकि रिटायर हो चुके हैं, तो इसलिए ये 6 जज जो है वो इसमें शामिल नहीं हैं। अब जो 13 रुकनी बेंच है उसमें 7 पहले वाले जज शामिल हैं, यानी 6 निकल गए और 7 पहले वाले जज हैं, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, नईम अख्तर अफगान साहब हैं, मोहम्मद अली मदद साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं और हसन अज़हर रिजवी साहब हैं। अब ये 7 जज ये हैं, तो 6 जज ने इसमें शामिल हैं, क्योंकि पहले वाले 6 तो इसमें शामिल नहीं हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नॉमिनेशन ना होने की वजह से। तो उसमें जस्टिस मुस्तरिद तिलाली साहबा हैं, अकील अब्बासी साहब हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब हैं। तो 6 मई को समाअत होनी और 6 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखते हैं कि आज की कोर कमेटी के इजलास में इस प्रोसीडिंग में शमूलियत के हवाले से हतमी तौर पे उनका क्या फ़ैसला सामने आता है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है। ये सहाफ़ी कौन थे नाज़रीन? ये सहाफ़ी हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो नौ मुंतखब बॉडी, अब तो वैसे नौ मुंतखब बॉडी नहीं रही, यानी जो इलेक्टेड काबीना और उसके जो सदर हैं, उन्होंने जाके मंसूर अली शाह साहब के साथ मुलाकात की जब उन्होंने हल्फ उठाया था कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। उसके दूसरे दिन गालिबन ये मुलाकात हुई थी। वैसे वो शाह जी जिस दिन उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया था तो उनके साथ एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई, सेकंड्स की मुलाकात कह सकते हैं, मिनटों को भी नहीं कह सकते। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि इमरान साहब आप हमारे पास आते नहीं, आप हमसे दूर दूर हो गए, तो मुलाकात के लिए फिर हमें तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल जिनको टाइम मिला उनकी खुशकिस्मती भी है, वो लकी भी हैं। हमें सिर्फ शिकवा मिलता है, एतराज़ मिलता है, लेकिन मुलाकात करने के लिए और चले जाते हैं। तो इस मुलाकात में नाज़रीन जो गपशप हुई, जो सवालात पूछे गए, जो उस पर जवाब आए, ये बड़ी अहम मालूमात हैं। लेकिन ये मालूमात मैं आपके सामने रखने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी जगह पे कोई बात में मतलब मुझसे बताने में गलती होती है या मेरे पूछने में और अगले बताने वाले में कोई गलती है तो उसकी करेक्शन की जा सकती है। अब इसमें आप ये देखें कि इस मुलाकात के हवाले से जो मैं अपने सोर्सेज से जान पाया हूँ उसमें एक सवाल ये भी हुआ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। वो सवाल ये था कि जो 26वीं तरमीम आई है, आप ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं आप भी इस 26वीं तरमीम के ज़िम्मेदार हैं कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर दरामल नहीं हुआ? इससे पहले जो इसी सवाल के साथ जब ये बात हुई तो ये लिंक भी किया गया कि जब उमरता बंदयाल ने पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से बेंच बनाया, आप उस बेंच से अलग हो गए या बाकी जजेस अलग हो गए और वो 4-3 वाला एक डिस्प्यूट जो है वो सामने आ गया, तो इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत ने आपके फ़ैसले पर अमल नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो माजी में आप उमरता बंदयाल के हवाले से एक धड़ा या एक महाज जो आपका था या जो इख्तलाफ आपका था, क्या वो चीज़ें भी 26वीं आईनी तरमीम की वजह नहीं बनी? तो ये एक्चुअल सवाल था। तो उसमें फिर जवाब ये था मंसूर अली शाह साहब का कि वो जो पंजाब और KPK इलेक्शन वाला मामला था उसमें हमने जो अपनी राय दी थी बड़ी नेक नीयती के साथ दी थी, जिसमें अत्तर मिनल्ला साहब भी शामिल थे। वो राय क्या थी? वो राय ये थी कि पहले चूँकि हाई कोर्ट्स में दोनों सूबों में इलेक्शन के हवाले से पटिशन्स आ चुकी हैं तो हाई कोर्ट्स को फैसला करना चाहिए। बेशक आप 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट को फैसला करने की डायरेक्शन पास कर दें, उसके बाद जब अपील आए तो अपील में आप इस केस को सुनें। मंसूर शाह साहब ने इस पर यह भी कहा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे कि जो एंटी रूम है जहाँ पे ये KP और पंजाब के इलेक्शन के बेंच में बैठने से पहले हमारी जज साहबान की डिस्कशन हुई थी, उसमें भी हमने यही राय दी थी कि पहले हाई कोर्ट को ये केस सुनने दिया जाए। और शाह जी ने यह भी कहा कि हमारी ये भी राय थी कि जो 4-3 वाला जो डिस्प्यूट बाद में पैदा हुआ कि 3 जजेस का फैसला तो मिनॉरिटी का है, 4 जजेस ने तो इस पर अपनी अलग से ओपिनियन दे दी है
कि सुप्रीम कोर्ट को ये केस सो मोटो मैंने सुनना नहीं चाहिए, तो इस पे मंसूर शाह साहब ने ये कहा था कि हमारी राय ये थी कि किसी जज को आप उसकी मर्ज़ी के बगैर बेंच से निकाल नहीं सकते। वो 2 जजेस थे जिनको बेंच से निकाल के फिर 5 रुकनी बेंच जो है बनाया गया था, जिसमें मोहम्मद अली अपना मंदूखेल साहब थे और अथर मिनल्ला साहब थे, बंदियाल साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे और इजाज़ उल एहसन साहब थे। जबकि जो याहिया अफरीदी साहब थे और जो अथर मिनल्ला साहब थे वो अपनी राय पहले दे के कि ये केस पहले हाई कोर्ट को सुनना चाहिए, वो बेंच से अलग हो गए थे। तो अगला एक सवाल जो उनसे हुआ या जो गपशप वहाँ पे हुई, इसमें बात हुई कि काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट के बाद जो तस्वीर कमरा अदालत नंबर 1 में लगी है, क्या आपने वो तस्वीर देखी है? और भी काजी फैसल के साथ उनके मामलात के हवाले से, इख्तलाफात के हवाले से भी बात हुई। तो ज़राए से हमें जो पता चला है, तो शाह जी ने ये बताया कि मैंने काजी फैसल साहब की तस्वीर नहीं देखी जो रिटायरमेंट के बाद उनकी कमरा अदालत नंबर 1 में या फिर जो म्यूज़ियम में लगाई गई है। लेकिन ये मंसूर शाह साहब ने काजी फैसल साहब के हवाले से ज़रूर कहा कि मैंने जो उनको माजी में सपोर्ट किया था, जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था, तो मैंने बोना फाइडे आइन और कानून के मुताबिक उसमें फ़ैसला किया था और मैं ये समझता था कि जो रेफरेंस काजी फैसल के ख़िलाफ़ आया है, उस रेफरेंस में काजी फैसल को टारगेट किया जा रहा है और उनको कोई हक़ नहीं कि इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाए। अब उनको से क्या मुराद है? उनको से मुराद एस्टेब्लिशमेंट है और मंसूर शाह साहब दबे अल्फाज के पैराए में ये कह रहे हैं कि काजी फैसल के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भेजा गया था। और फिर एक और बात हुई जिस पे मंसूर शाह साहब का जवाब ये था कि बात क्या हुई कि आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं और यूट्यूबर कहते हैं या पीटीआई के धड़े के लोग कहते हैं कि मंसूर शाह साहब कुछ करते नहीं। तो इस पे मंसूर शाह साहब ने ये कहा कि देखें, मेरे पास अब है ही क्या, आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए हमें नामजद नहीं किया गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि मैं कायम मकाम चीफ जस्टिस बनूंगा तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो जब मेरे पास अख्तियार ही नहीं, आर्टिकल 184(3) के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसमें एक और भी बात हुई जो एक जजेस के चैम्बर में डिवाइस के हवाले से एक ख़बर शहजाद अकबर साहब ने दी, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तरदीद की, उस पर भी एक सवाल हुआ। यहाँ उस मुलाकात में बात हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ ने प्रेस रिलीज जारी की है, क्या आपकी मंजूरी के साथ जारी हुई? तो शाह जी ने कहा कि नहीं, वो मेरी मंजूरी के साथ जारी नहीं हुई थी और मैंने उस पर सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ से जवाब मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगी है। वैसे नाज़रीन, वो जो एक्सप्लेनेशन वाला मामला था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ ने जवाब दिया था कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस की अप्रूवल के साथ जारी हुई है और 17 साल तक यही प्रैक्टिस चल रही है। तो वो जवाब भी कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब ने रद्द करके दोबारा उनसे एक्सप्लेन करने को कहा था कि रजिस्ट्रार ऑफिस में तो बहुत सारे लोग हैं, आप वजाहत करें कि किसकी आप बात कर रहे हैं, किसने आपको ये प्रेस रिलीज अपलोड करने या पब्लिक करने का कहा था कि ये खबर बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है कि कोई डिवाइस किसी जज के चैम्बर से नहीं मिली। वैसे ये ज़रूर मंसूर शाह साहब ने कहा कि मुझे ऐसी कोई डिवाइस मिलने की मेरे पास कोई ख़बर नहीं, किसी जज के चैम्बर से या किसी सुप्रीम कोर्ट के रूम से, एंटी रूम से, मीटिंग रूम से कोई डिवाइस मिली है। मंसूर शाह साहब ने इस मामले से मुकम्मल लाइलमी का इजहार किया, लेकिन जब दूसरी मरतबा एक्सप्लेन करने को कहा गया सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ को, तो उसका जवाब ये था कि वो शख्स जिसकी अप्रूवल के साथ ये प्रेस रिलीज पब्लिक होती है, मीडिया को जारी की जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं। अच्छा, फिर उनसे बात हुई कि आपको छुट्टी क्यों नहीं मिली, आपने सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जाना था। तो इस पर शाह जी का जवाब ये था ज़राए के मुताबिक कि मेरा मामला वजारत ख़ारजा को भेजा गया था, तो वजारत ख़ारजा ने जिन डेट्स को वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना था, तो वहाँ से जवाब ही डेट उन तारीख़ों के गुजरने के बाद आया था, तो फिर उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कैसे करनी थी। अच्छा, फिर इस गपशप में एक और भी बात हुई इस्तीफ़े के हवाले से, कि बात होती है कि आप चूँकि चीफ जस्टिस नहीं बन सके, 26 में यानी तरमीम आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी आप नहीं हैं, तो आप इस्तीफ़ा दे देंगे। तो इस बात के ऊपर ज़राए की तरफ से ये बताया गया कि मंसूर शाह साहब ने इस गपशप में इस हवाले से जो बात हुई या जो सवाल हुआ, वो जवाब ये था कि नहीं, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और मंसूर शाह साहब का ये कहना था कि हम बतौर जज अपना काम कर रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि मैं चला जाऊं, जो लोग ये कहते हैं कि हम इस्तीफ़ा दे दें,
अब हम से मुराद यहाँ पे सिर्फ मंसूर शाह साहब नहीं, वो बाकी साथी जजेस शायद मुनीब अख्तर साहब को हम में शामिल कर रहे थे। तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि हमने क्या जुर्म किया है, अगर हमारा कोई ऐसा जुर्म है तो हमारे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बरतरफी का रेफरेंस ले आएँ। और ज़रा ये भी बताते हैं कि शाह जी ने कहा कि हमारे खिलाफ जो हमें इधर उधर से सुनने को मिला कि ये शायद कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन शायद हमारे खिलाफ कुछ था नहीं, शायद नहीं, यकीनन नहीं था, तो इसलिए कुछ नहीं बना सके। लेकिन हमें ये खदशा था, मुझे ये खदशा था कि कहीं कोई झूठा मोटा कोई रेफरेंस बना के ले आएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ भी हमारे सामने नहीं आई। मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम मुकदमात सुन रहे हैं, मुकदमात का फ़ैसला कर रहे हैं, हमारा जुर्म है क्या जो हम इस्तीफ़ा दे दें। तो ये मुख्तसर सी डिटेल जो मुझे पता चल पाई मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये आज की हमारी 2 ख़बरें थीं। बाकी पाक भारत के ऊपर हम ज़्यादा आजकल जो है वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पाक भारत वाले जो व्लॉग्स होते हैं उनको भी ज़रूर देखा करें। और ये पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मैं इस पर ज़्यादा व्लॉग्स करता हूँ। बाकी अदालती कार्रवाइयों की डिटेल्स भी होती है, लेकिन फोकस जो है अब दोनों तरफ रखा हुआ है, पाक भारत टेंशन पे भी और इधर अदालती कार्रवाइयों पे भी। एक और भी ख़बर है, जो डीजी हमारे ISPR हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, उनके साथ मुलाकात करने के हवाले से मेरे एक ख़ास सवाल का जनरल अहमद शरीफ साहब ने क्या जवाब दिया, उसकी तफसीलात भी शायद कल दोपहर को मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अदालत से जुड़ी नाज़रीन एक और ख़बर और भी है कि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है और जो 9 मई के हवाले से दीगर रावलपिंडी के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जो केसेस हैं उनकी समाअत और मुल्ज़मान वहाँ पे पेश हुए। लेकिन चूँकि जज साहब जो हैं अमजद अली शाह साहब वो रुखसत पे थे, तो उनकी रुखसत की वजह से केस की समाअत को 10 मई तक मुलतवी कर दिया गया। कोई 12-13 मुकदमा थे रावलपिंडी में 9 मई के हवाले से, जिसमें GHQ रावलपिंडी हमला केस भी शामिल था। और शेख रशीद साहब ने उनकी जो बरियत की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट की थी और उस फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट से चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उस पर शेख रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है कि बरियत, क्योंकि मेरा इस केस में कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं पाकिस्तान में था नहीं जब 9 मई और 10 मई का वाक़या आया, लेकिन मेरा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं केस में शामिल हूँ। तो मेरी बरियत की दरख्वास्त पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। शेख रशीद साहब का कहना था। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।